नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। डीएमएसपी का जिला कारागार निरीक्षण, बंदियों से संवाद, समस्याओं के समाधान के निर्देश। रिश्वत लेते बिजली कर्मी गिरफ्तार, एंटी करप्शन ने रंगे हाथों पकड़ा। 11,000 की घूस लेते टेक्नीशियन पकड़ा गया। गिरिडीह नगर निगम चुनाव नामांकन प्रक्रिया शुरू, 36 वार्डों के लिए सदर प्रखंड कार्यालय में नामांकन। यूजीसी कानून पर सुप्रीम कोर्ट की रोक, बलिया में प्रतिक्रिया। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह ने फैसले का किया स्वागत। सरयू राय यूजीसी विवाद पर कहा, बातचीत से सुलझेगा मामला। यूजीसी के नए नियमों से लोगों की भावनाएं आहत। पीलीभीत में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने किशोर बैरक और अन्य बैरकों एवं कारागार अस्पताल का गहन निरीक्षण किया। अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों से बातचीत कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ली गई तथा उपस्थित चिकित्सक को सख्त निर्देश दिए गए कि बंदियों के इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। बैरकों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने बंदियों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए जेल अधीक्षक को मानक के अनुरूप सभी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। रामपुर जनपद के कोतावली बिलासपुर क्षेत्र में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के संविदा टेक्नीशियन नितेश सिंह को 11,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि नितेश सिंह गोविंदपुरा बिजली घर पर तैनात था। किसान सुखविंदर सिंह ने एंटी करप्शन मुरादाबाद से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी, जिसके बाद टीम ने योजना बनाकर जाल बिछाया। निर्धारित योजना के तहत मौके पर ही टेक्नीशियन को रिश्वत लेते हुए ट्रैप कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ विधिवत कार्रवाई जारी है और इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। गिरिडीह नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नगर निगम क्षेत्र के सभी 36 वार्डों के वार्ड परिषद प्रत्याशियों के लिए नामांकन गिरिडीह सदर प्रखंड कार्यालय में किया जा रहा है, जिसके लिए अलग अलग वार्डों हेतु अलग अलग निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जानकारी के अनुसार वार्ड संख्या 1 से लेकर 9 तक के अभ्यर्थी प्रखंड विकास और पदाधिकारी के समक्ष, वार्ड संख्या 10 से 18 तक के अभ्यर्थी अंचल अधिकारी के समक्ष और वार्ड संख्या 19 से 27 तक के अभ्यर्थी कार्यपाली दंडाधिकारी के समक्ष कक्ष संख्या 01 तथा वार्ड संख्या 28 से 36 तक के अभ्यर्थी भूमि सुधार उप समाहर्ता के समक्ष रहेंगे। कार्यालय में 4 अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यालय परिसर में कई स्तरों पर निगरानी भी रखी जा रही है और पुलिस बल की तैनाती के साथ कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। नामांकन प्रक्रिया शुरू होते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और भले ही नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा हो, फिर भी विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने समर्थित प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने में जुट गए हैं। अधिकारी के कक्ष में गिरिडीह नगर निगम वर्ग ख के अंतर्गत वार्ड संख्या 10 से 18 का नामांकन का प्रक्रिया यहीं पे प्रारंभ हो गया है। आज 29/1/26 से 11 से 3 तक लिया जाएगा और यह प्रक्रिया 4 तारीख तक चलेगा। नामांकन प्रपत्र भी का विक्रय भी काउंटर पे किया जा रहा है और उसके बाद लोग अपना नॉमिनेशन यहाँ दायर करेंगे। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां यूजीसी कानून मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह का बयान सामने आया है। सुरेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित रूप से इस कानून में कुछ खामियां देखी होगी, तभी उस पर रोक लगाई गई है। उन्होंने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं और उम्मीद जताई गई है कि न्यायालय सामान्य वर्ग को न्याय दिलाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पहले ही कह चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी इस विषय पर विचार करने वाली है और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टे दिए जाने के बाद पार्टी इसका स्वागत करती है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने समिति की सिफारिशों को खारिज किया है, जिससे स्पष्ट है कि समिति में कुछ कमियां पाई गई हैं और अब इस पर दोबारा विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून का आम जनमानस विरोध कर रहा है और वह खुद भी आम जनता का ही एक हिस्सा है।
कुछ समझा होगा, कुछ खामियां देखा होगा, इसलिए रोक लगा दी है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सामान्य वर्ग को न्याय देगा। अच्छा, अगर 19 तारीख तक जो समय दिया गया कि सुनवाई होगी, 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी, और जो वह कमेंट किया है कि इस पर जो है केंद्र सरकार जो है विचार करे, और उस स्थिति में भी केंद्र सरकार अगर इस पर स्टैंड अपना बनाए रहती है तो फिर सवर्ण के लोग क्या करेंगे? मैं 100 बार कह चुका हूं कि केंद्र सरकार विचार करेगी। केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास वाली पार्टी है। वो जरूर विचार करेगी और विचार करने के बाद कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग को न्याय देगी। सरयू राय ने भी यूजीसी विवाद पर कहा कि बातचीत से सुलझेगा मामला। उन्होंने कहा कि यूजीसी के नए नियमों से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और इसमें संशोधन किया जा सकता है। वे सरकार और यूजीसी से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की अपील कर रहे हैं और अब यह देखना होगा कि सरकार और यूजीसी इस मामले पर क्या कदम उठाते हैं। लेकिन एक बात साफ है कि यूजीसी कानून को लेकर काफी विवाद हो रहा है और इसका समाधान जल्द से जल्द निकालना जरूरी है। द्वारा निपटा लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये सेंटीमेंट का सवाल है। इस तरह से जो यूजीसी ने अपने नियम में परिवर्तन कर दिया है उससे लोगों की भावना आहत हुई है। अब मुझे लगता है कि ये लोग वापस लेंगे या उसमें परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन कर दें तो सारा मामला समाप्त हो जाएगा और कोई ऐसा उसमें नियम में नहीं है जिसको बदला नहीं जा सकता है। सर, लेकिन स्वर्ग समाज के तरफ से कहा जा रहा है कि अगर आरोप जो लगाए जाएंगे उसका वो वाजिब भी नहीं रहेगा। सही बात है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इसमें परिवर्तन होना वाजिब है, इससे परिवर्तन हो जाएगा। अब सवर्ण तो एक शब्द गढ़ लिया गया है, उसमें तो सामान्य जातियों की बात है। तो जो सामान्य जाति में वर्ग में लोग हैं उनके साथ इससे कुछ न कुछ अपमानित करने वाली बात आती है। इसको मुझे लगता है कि सरकार और यूजीसी जरूर विचार करेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य से किया है वो उद्देश्य भी इसे पूरा नहीं होगा। अजीत पवार के देहांत के बाद ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए, बीजेपी छोड़ने वाले थे, उसके बाद ऐसी घटना हो गई। ये ममता बनर्जी का जो ये बयान है ये मूर्खतापूर्ण है, उकसाने वाला है और राजनीति का स्तर देश में कितना गिर गया है इसका एक प्रमाण है। बातचीत के द्वारा निपटा लेना चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये सेंटीमेंट का सवाल है। इस तरह से जो यूजीसी ने अपने नियम में परिवर्तन कर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की कड़ी मेहनत और सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणाम स्वरूप देश की औसत कृषि विकास दर 4.4% तक पहुंच गई है। उन्होंने इसे एक असाधारण उपलब्धि बताते हुए कहा कि 4% से अधिक की कृषि विकास दर देश के कृषि क्षेत्र की मजबूती और स्थिरता को दर्शाती है। सर्वांगीण प्रगति और विकास को रेखांकित करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और विकसित, जहां समावेशी विकास हो रहा है और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। ये आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हुआ है। और आज विशेष कर मैं कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर बात करूं तो मुझे ये कहते हुए गर्व है, अपने किसानों को मैं बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं कि उनके परिश्रम, उनकी मेहनत, उनके पसीने के कारण, सरकार के कार्यक्रम और नीतियों के कारण आज हमारे देश की जो औसत कृषि विकास दर पिछले 5 साल की है वो 4.4% रही है। लोकप्रिय अस्पताल मेरठ ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए 29 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश एनसीआर क्षेत्र की पहली अवेक कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी सफलतापूर्वक की।
यह जटिल सर्जरी 50 वर्षीय मरीज दिनेश पर की गई, जिन्हें सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया था। जांच में हृदय की प्रमुख धमनियों में गंभीर रुकावट और हृदय की कार्यक्षमता लगभग 25% तथा पुरानी फेफड़ों की बीमारी पाई गई, जिसके कारण सामान्य बेहोशी और वेंटिलेटर के माध्यम से सर्जरी करना अत्यंत जोखिमपूर्ण था। मरीज की जटिल स्थिति को देखते हुए लोकप्रिय अस्पताल की CTVS टीम ने थोरेसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया के तहत बाईपास सर्जरी कराने का निर्णय लिया, जिसमें मरीज पूरी तरह होश में रहा और बिना वेंटिलेटर के स्वयं सांस लेते हुए सर्जरी सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह अत्याधुनिक सर्जरी डॉक्टर अंकुर अग्रवाल, डॉक्टर जगदीश जयानंद तथा उनकी अनुभवी टीम द्वारा की गई। सर्जरी के दौरान मरीज की स्थिति पूरी तरह स्थिर रही और पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी संतोषजनक पाई गई। इस उपलब्धि पर लोकप्रिय अस्पताल के निदेशक डॉक्टर रोहित रविंदर एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर परमजीत ने सर्जिकल और क्रिटिकल केयर टीम को उनके उत्कृष्ट कार्य, समन्वय और समर्पण के लिए बधाई दी। यह उपलब्धि लोकप्रिय अस्पताल की उन्नत चिकित्सा तकनीक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम और मरीज केंद्रित उपचार प्रणाली को दर्शाती है। यह यूपी NCR क्षेत्र में कार्डियक सर्जरी के क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित होता है। डॉक्टर साहब, आज यहाँ पे एक अलग सर्जरी हो रही है, पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता दीजिए, क्या क्या है? CABG तो वेरी रूटीन सर्जरी है, अलग सा कुछ नहीं है। अच्छा। एंड प्रोबेबली नॉर्थ इंडिया में आज ही के दिन में ना मिनिमम 300 सर्जरीज हो रहा होगा नॉर्थ इंडिया, पूरा नॉर्थ इंडिया। ओके। इफ़ यू कंसिडर एंड सिर्फ NCR में ही हमको करीब 100 तक अस्पताल्स में CABG हो रहा होगा अभी। राइट नाउ इट मे बी गोइंग ऑन। तो ये तो कुछ अलग सा डिफरेंट कुछ नहीं है, सर्जरी तो वही है। बस एक ही डिफरेंस किया है कि हमने पेशेंट को ड्यूरिंग सर्जरी अवेक रखा है, मतलब हम उससे बात कर सकते हैं, उसको वो भी बात कर सकते हैं हमसे। ये पोजीशन में रखे है। थोड़ा टेक्निक, एनेस्थीसिया का टेक्निक्स थोड़ा अलग सा किया है। थोरेसिक, अपर थोरेसिक एपिड्यूरल बोलते हैं हम, अपर थोरेसिक T2 T3 लेवल पे हमने एपिड्यूरल ट्यूब डाल के वहाँ से एनेस्थीसिया दे रहे हैं। और पेशेंट को ना एक्चुअली दिस इज नॉट फुल एनेस्थीसिया, इट इज एनाल्जेसिया, मतलब उसको दर्द नहीं होगा। ऑपरेशन का पता तो चलेगा उसको, मगर ऑपरेशन कर रहे उसका दर्द नहीं होगा। और दूसरा साइको एनालिसिस, क्योंकि जिसे जो भी मरीज है वो इजीली मान नहीं जाएंगे कि हम ऑपरेशन के टाइम पे अवेक रहे। जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू में 22 से 25 जनवरी के बीच आयोजित खेलो इंडिया अस्मिता किक बॉक्सिंग में जोनल लीग 2025-26 में सहारनपुर की होनहार खिलाड़ी गुनगुन ने उत्तर प्रदेश टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए पॉइंट फाइट इवेंट के 32 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन कर कांस्य पदक अपने नाम किया। गुनगुन की इस उपलब्धि से न केवल सहारनपुर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन हुआ। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर उत्तर प्रदेश की टीम ने किक बॉक्सिंग लीग में तृतीय स्थान प्राप्त कर अपनी खेल प्रतिभा का परचम लहराया। कांस्य पदक जीतकर सहारनपुर लौटने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में गुनगुन का भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सहायक प्रशिक्षक बॉक्सिंग प्रवीण कुमार ने गुनगुन को सम्मानित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत, अनुशासन और लगन का परिणाम है। किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ सहारनपुर के अध्यक्ष अजय कुमार एवं सचिव मनोज प्रजापति ने बताया कि किक बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ उत्तर प्रदेश के सचिव अरविंद शेराविलिया ने भी गुनगुन के खेल की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी है। आज हमारी बच्ची किक बॉक्सिंग में खेलकर आई है नॉर्थ जोन, जिसमें कांस्य पदक प्राप्त जीतकर जिले का नाम रोशन किया है और सभी खिलाड़ियों ने, प्रशिक्षकों ने जोरदार स्वागत किया। आज आपका? मेरा नाम मनोज प्रजापति है, मैं किक बॉक्सिंग एसोसिएशन सहारनपुर का जिला सचिव हूँ। आज हम सहारनपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम में
अब शानपुर की महिला किक बॉक्सिंग खिलाड़ी का सम्मान। थाईलैंड के राजा और रानी इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। अपने प्रवास के दौरान शाही दंपति ने उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक और बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस अवसर पर उनके साथ शाही प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान राजा और रानी ने कुशीनगर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखा और भगवान बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और शांति के संदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। शाही दंपति का यह दौरा भारत थाईलैंड के बीच सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा भारत मंडपम में आयोजित शक्ति संवाद 2 दिवसीय क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और नेतृत्व को मजबूत करने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शक्ति संवाद जैसे मंच महिलाओं में कानूनी जागरूकता, शिकायत निवारण और नीति निर्माण में सहभागिता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा व सम्मान, आर्थिक स्वावलंबन और निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी, इन तीनों बिंदुओं पर समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार शहर में 10,000 आधुनिक सीसीटीवी कैमरे और 1 लाख स्मार्ट सेंसर LED लाइटें लगाने के साथ साथ महिलाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 53 नए न्यायिक पदों के साथ फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा मानकों के साथ महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन कामकाजी माताओं के लिए 500 पालना केंद्र स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने महिलाओं के स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिना गारंटी 10 करोड़ रुपए तक के ऋण की भी सुविधा का भी उल्लेख किया है। बलिया में जिलाधिकारी कार्यालय पर सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने अपनी वेतनमान वृद्धि को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने बताया कि उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की है कि जिस तरह से आंगनबाड़ी सहायिकाओं से काम लिया जा रहा है उसी अनुपात में उन्हें उचित वेतन भी दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सके। उन्होंने आगे कहा कि स्वास्थ्य विभाग सहित कई विभाग पूरी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर निर्भर है और उनके द्वारा किए गए कार्यों के बिना कई सरकारी गतिविधियां पूरी नहीं हो सकती। श्वेता मिश्रा ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कई दबावों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वे अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रही हैं। देखिए, बहुत समय से यह आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय फिक्स है और सरकार जब से बनी है, हमारी योगी जी की सरकार जब से बनी है, विभिन्न मंचों पे इनको मानदेय बढ़ाने की बात की जा रही है और ये बहनें हमारी आपदा में, हर कार्यक्रम में पूरा सहयोग करती है। आपका जैसे अभी SIR चल रहा है उसमें भी लगाई गई है और इनका मानदेय नहीं बढ़ रहा है, बहुत न्यूनतम मानदेय है 5,000, 6,000 और महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर जा चुकी है। तो ऐसे में इनके मानदेय बढ़ाने के लिए यह राज्य स्तरीय प्रोग्राम है। इनके प्रदेश नेतृत्व ने यह कार्यक्रम हर जनपदों में रखा है। आज इस जनपद में भी यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। किस तरह की मांगे थी और क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो मिला है कि वो हमारा पत्र जो है कि मुख्यमंत्री तक प्रेषित करेंगे, भेजेंगे, देखिए क्या होता है। इन मुद्दों पर लेकर जिलाधिकारी को पत्र दिया। हमारा सबसे प्रमुख मांग है कि हमको जो है कि उचित मानदेय दिया जाए। जिस प्रकार से ये लोग काम ले रहे हैं उस प्रकार से सम्मानजनक मानदेय दे ताकि बहनें अपना जीवन यापन, अपने बच्चे का, अपने परिवार का जीवन यापन सही ढंग से कर सके। कौन से आप लोगों से काम कराया जा रहा है और जो वेतन जो मिल रहा है क्या इससे आप संतुष्ट हैं? आप ये सोचिए ना कि कौन सा काम हम लोगों से नहीं कराया जा रहा है, कौन सा विभाग जो है कि वो आंगनबाड़ी पे निर्भर नहीं है। अगर एक विभाग कह देता है कि हम आंगनबाड़ी पे निर्भर नहीं है तो उसी दिन जो कहिए सो। लेकिन समझ लीजिए कि स्वास्थ्य विभाग अपना विभाग तो है ही, स्वास्थ्य विभाग तो पूरी तरीके से आंगनबाड़ी पे निर्भर हो गया है। आपके तहसील के जितने अधिकारी हैं सब जो है कि आंगनबाड़ी पे निर्भर हो गए हैं, नगर पालिका निर्भर हो गई है आंगनबाड़ी पे। कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी आंगनबाड़ी नहीं कर रही है, मतलब इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी इसी काम में हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अध्यक्ष पद पे हूँ तो मैं इस काम से वंचित हूँ। तो ये थी अब तक की खास खबरें और खबरों के लिए बने रहिए राष्ट्रीय समाचार के साथ। नमस्कार।